नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं बोलेगा इंडिया। दोस्तों, रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरना शुरू कर दिया है। 6 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है और 28 तारीख को मतदान किया जाएगा। सभी उम्मीदवार अपने अपने मुद्दों को लेकर इस चुनावी मैदान में आ रहे हैं। हमने और हमारी टीम ने भी उम्मीदवारों से बात की है। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर चुनावी मैदान में आए ऋषिपाल सिंह से जब बात की गई तो देखें उन्होंने क्या बताया है। ऋषिपाल जी, आपको सबसे पहले नामांकन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप ये बताइए कि आज आपने नामांकन पूरे जोश के साथ करा, पूरे जलसे के साथ किया, तो किस एनर्जी को लेकर के जा रहे हैं लोगों के बीच में? देखिए, लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, लोगों का एक समर्थन मिल रहा है और समर्थन से हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी जीत को हम प्राप्त होंगे। तो वो उनकी जो समर्थन है वही हमारे लिए सबसे बड़ी एनर्जी है। ऋषिपाल जी, जैसे ये है कि आप पहले भी 2 बार चुनाव में फाइट कर चुके हैं, अब तीसरी बार मैदान में आए हैं, तो क्या लग रहा है, कैसा लोगों का रिस्पांस मिलेगा? देखिए, इस बार का जो रिस्पांस है, लोगों का जो कहना है, क्योंकि ये मेरा तीसरा इलेक्शन है और इस 10 सालों में मैंने जो पिछले साल से 2 बार से जो मैंने कोशिश करी है, लोगों से मैं जुड़ा हूँ और लोगों का बहुत समर्थन और बहुत प्यार मिला है। लोगों के मुद्दों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। तो लोगों का ये कहना है कि भाई ऐसे व्यक्ति को चुनाव में आना चाहिए, जीतना चाहिए, जो बार के लिए बहुत कुछ कर सके। हमारे पास ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको बार को करना चाहिए या बार लीडर्स को करना चाहिए, जिसके लिए अभी कोई कदम उठाए नहीं गए हैं। तो विशेष तौर पर उन्हीं मुद्दों के साथ, उसी एनर्जी के साथ, उस समर्थन के साथ हम मैदान में आए हैं और ये सोच रहे हैं और ये हमारी समझ है और कि हम अच्छे से अच्छा अपने बार मेंबर को हम अच्छे से अच्छी उनकी सुविधा दे सकें और उनकी जो आकांक्षा है उन पर पूरा उतर सकें। अगर मैं 5 मुद्दे पूछूं ऐसे, जब आप मैदान में आए हैं, चुनाव जीतेंगे, लोगों ने आपको समर्थन दिया और आप चुनाव जीत गए, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर आ गए, तो ऐसे कौन से 5 मुद्दे ऐसे कौन से हैं जो रोहिणी कोर्ट के आप सुलझाएंगे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा जो मैं समझता हूँ वो मुद्दा ये है कि यहाँ पर हमारे रोहिणी कोर्ट के अंदर करीब इस समय भी 4400 मेंबर हैं और हमारे पास केवल 500 जो है 500 से भी कम चैम्बर है, जिसके अंदर करीब 400 चैम्बर खुलते हैं। यानी 400 चैम्बर के अलावा जो बाकी इतने लोग हैं उनके बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा हमेरा रहेगा कि मैं वो एडवोकेट जिनके पास बैठने की सिटिंग नहीं है, उनकी सिटिंग जो सिटिंग्स हैं उसका अरेंजमेंट कराया जा सके। हम चाहें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्थान हैं रोहिणी कोर्ट के अंदर जहाँ पर बहुत ईजिली सिटिंग कराई जा सकती है। बस हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम जो बिल्डिंग मैनेजमेंट कमेटी है उसको हम कहें कि सिटिंग का अरेंजमेंट किया जाए। और सिटिंग का अरेंजमेंट ऐसे बहुत सारे स्थान हैं वहाँ पे बहुत इजीली सिटिंग हो सकती है। एक बात। दूसरी बात, हर व्यक्ति जो एडवोकेट है यहाँ प्रैक्टिस करता है उसके लिए एक ऐसा एक नियत स्थान होना ये उसकी आवश्यकता है और जहाँ उसकी आवश्यकता है वहीं जुडिशरी की या इस सिस्टम की भी एक अपनी जिम्मेदारी है कि एडवोकेट को काम करने के लिए वो उपयुक्त स्थान को उपलब्ध कराए। एक बात। दूसरी बात, हम देखते हैं जैसे आप लोग जाएंगे, कभी रोहिणी कोर्ट जाएंगे तो करीब 10 बजे आप देखेंगे कि रोहिणी कोर्ट के जो गेट्स के बाहर है वहाँ गाड़ियों का बहुत लंबा तांता लगा हुआ है और उसके जो एडवोकेट्स आते हैं उनको उस भीड़ की वजह से गाड़ी को वहीं पर छोड़ के जाना पड़ता है और इसकी वजह से बहुत सारा मैसअप हो जाता है, लोग टाइम से कोर्ट नहीं पहुँच पाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें एक इच्छा शक्ति से जो पार्किंग मैनेजमेंट है उसको ध्यान देना चाहिए। आज आप देखेंगे हर जगह मल्टी लेवल पार्किंग है और हमारे यहाँ पर जो अगर देखेंगे जो मशीन लगाई गई पार्किंग की वो सारी की सारी कूड़ा हो गई हैं। तो मल्टी लेवल पार्किंग जो है बननी चाहिए जिससे कि जितनी गाड़ियाँ हैं बहुत ईजिली कोर्ट के अंदर आ जाएँ और ऐसा मैसअप ना हो। ये दूसरी बात है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जो हमारे सर्टिफाइड कॉपीज़ जो होती हैं उन पर बहुत समय लगता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगते हैं ये और उसके लिए लंबी लंबी लाइन लगती है, बार बार जाना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक मुद्दा है कि सर्टिफाइड कॉपीज़ जो है वो किस तरह से डिजिटल फॉर्म में इजीली, जैसे हम हाई कोर्ट जाते हैं वहाँ एप्लीकेशन लगाते हैं, डिजिटाइज जो रिकॉर्ड होता है 5 मिनट में आप उसको अपने पेन ड्राइव से ले सकते हैं। ऐसी सुविधा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होनी चाहिए। जो चौथा मुद्दा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, वो है हमारा महिलाओं से जुड़ा हुआ जो हमारी महिला जो एडवोकेट्स हैं। हमारे यहाँ केवल एक लेडी बार रूम है जो अपने आप में बहुत छोटा है। वो ना केवल लेडी बार रूम जिसके अंदर लेडीज़ एडवोकेट जो आराम से बैठ सकते हैं, बल्कि इसके अलावा वो बार रूम इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर वो चाहें अपने
क्लाइंट्स को अटेंड करना, तो उनके पास भी उतनी जगह होनी चाहिए। तो आसपास काफ़ी स्पेस है कि उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो लेडी बार रूम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जो लास्ट मुद्दा, जो पाँचवें मुद्दे की बात करते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार से आसपास जो मैसअप हो रखा है और जो जिस तरह से बिल्डिंग की स्थिति है, जो मेंटेनेंस है, जो इम्पोर्टेंट मेंटेनेंस हम बात करते हैं, चैम्बर्स की बात करते हैं, चैम्बर्स की, टॉयलेट्स की, इनकी मेंटेनेंस कहीं भी नहीं हो रखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक एडवोकेट को काम करने के लिए चाहिए। ये फैसिलिटीज़ अगर आप कंपेयर करेंगे 30 हज़ारी से, तो 30 हज़ारी के अंदर सिटिंग बहुत ज़्यादा है। 30 हज़ारी के अंदर बड़े बड़े जो हैं लंच रूम है जहाँ पर एडवोकेट बैठ सकते हैं, अपना समय लंच कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन मुद्दों के ऊपर काम किया जाए। नहीं, बाखूबी बड़े अच्छे तरीके से आपने अपने मुद्दों को रख भी रखा है और समझ भी रखा है, और इतनी बेबाक तरीके से आपने उसको समझाने का काम किया है। एक लास्ट और आखिरी, अपने जो वोटर्स हैं उनसे क्या अपील करोगे? देखिए, वोटर्स से मैं यही अपील करूँगा कि ये मेरा तीसरा चुनाव है और आप लोग मुझे इस बार सेवा का मौका दें और मैं निश्चित रूप से आपकी सारी आकांक्षाओं पे पूरा उतरूँगा और जो आप चाहते हैं मैं बाहर से निश्चित रूप से करने की कोशिश करूँगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा और है जो बीच में रह गया। एक मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो सांस्कृतिक जो क्लब हैं, जो सांस्कृतिक जो क्लब होनी चाहिए बार के अंदर, कि महीने में या 15 दिन के अंदर वहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, जो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। कभी सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या मान लीजिए कोई जो धार्मिक जो आयोजन होते हैं वो हो लगातार। इसके अलावा वहाँ पर कोशिश हो कि एडवोकेट के लिए हर वीक जो है, हर वीक में कम से कम एक दिन कोई एजुकेशनल प्रोग्राम चलाया जाए जिससे कि एडवोकेट भी लिटरेट हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखते हैं कि जजेस की हर महीने ट्रेनिंग होती है, हमारे यहाँ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि एडवोकेट्स को हर महीने कोई ट्रेनिंग दी जाए या उनको जो और उनका जो ज्ञानवर्धन किया जाए या उनको नए जजमेंट के बारे में बताया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन मुद्दों पे काम किया जाए।